अकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। हमने जो हमारा क्लास 11th का चैप्टर 5th है वो स्टार्ट कर दिया था, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर दिया, जिसकी ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी है। आज हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। देखो, आज से पहले हमने जो थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस किया था वो हमारा था कुछ बेसिक टर्म्स थी थर्मोडायनेमिक्स की। उसके बाद हमने डिस्कस किया था हमारा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, यानी कि उसके फंक्शन, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, उनको भी हमने कवर कर लिया सभी को। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी कवर कर लिया, जिसमें हमने जीरोथ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी। देखो, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा थर्मोकेमिस्ट्री। व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री? देखो, हमने डिस्कस किया था पहले थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मीन्स था हमारा थर्मो हीट, डायनेमिक यानी कि चेंज। यदि हम कोई रिएक्शन करवाते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, यदि हम कोई रिएक्शन करवाते हैं उस टाइम पे जो हीट में चेंज आएगा उस चेंज को हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ये था हमारा थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि ड्यूरिंग द रिएक्शन जो चेंज आया था हमारे हीट में उसे कहा थर्मोडायनेमिक्स। बट थर्मोकेमिस्ट्री होगी जहां पे देखो, यदि हम रिएक्शन करवा रहे हैं उस टाइम पे जो हीट में चेंज आएगा उसकी स्टडी को हम कहेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। और जो हीट में चेंज आएगा वो हीट कैसी होगी? रिलीज भी हो सकती है हीट या फिर अब्जॉर्ब। हीट में चेंज आने का मतलब ये नहीं है कि एक ही टाइप पे होगी। रिलीज हो रही है तो भी हीट में चेंज है, यदि अब्जॉर्ब कर रही है तो भी हीट में चेंज है। यानी कि हीट में जो चेंज आएगा केमिकल रिएक्शन करवाते टाइम, उसकी स्टडी को हम कहेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। और उस चेंज को कहेंगे हम, यानी कि हीट के जो चेंज को हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक्स। यदि हम बात करें, देखो कोई भी रिएक्शन है वो होगी हमारी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। इन जनरल रिएक्शन ऐसे ही होगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देगा। ठीक है, देखो यदि हम बात करें डेल जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी रिएक्शन के लिए, जो कि हम हो रही होगी समेशन डेल जी प्रोडक्ट माइनस समेशन डेल जी रिएक्टेंट। यदि हमें हीट का चेंज निकालना हो, चेंज इन हीट, ये भी हीट यानी कि एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो हमारी गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। यदि हम कैलकुलेट करें चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी तो हम निकालेंगे, देखो जो हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी होगी उसमें से हम रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस कर देंगे, देन हमारी रिएक्शन में जो चेंज हुआ है हीट का वो हमारा निकल के आएगा। यदि हम बात करें एंट्रोपी की, डेल एस रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन डेल एस प्रोडक्ट माइनस समेशन डेल एस रिएक्टेंट। समझ में आया इतनी बात? यानी कि देखो शुरू से देखो, जो हमारी थर्मोकेमिस्ट्री वो होगी यदि किसी भी रिएक्शन के करवाते टाइम, केमिकल रिएक्शन करवाते टाइम जो हीट में चेंज होगा उसकी स्टडी को हम कहेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। हमें पता है कोई भी रिएक्शन होगी वो इन जनरल होगी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देगा। और जो हमारी जो हीट होगी उसे हम रिप्रेजेंट किया था H से, हीट हमारी H से रिप्रेजेंट की थी। ठीक है, वैसे इन जनरल हीट हमारी क्या होगी? एनर्जी, और एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगी। यदि हम बात करें किसी भी रिएक्शन की गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज कैलकुलेट करना है तो हम निकालेंगे, सबसे पहले हम प्रोडक्ट का चेंज देखेंगे, प्रोडक्ट की जो गिव्स फ्री एनर्जी होगी उसका चेंज, उसमें से हम रिएक्टेंट की गिव्स फ्री एनर्जी होगी उसके चेंज को माइनस कर देंगे, हमें रिएक्शन की गिव्स फ्री एनर्जी मिल जाएगी। सिमिलर होगा हमारा एंट्रोपी का और सिमिलर होगी हमारी एंथैल्पी। ठीक है, ये होगा हमारा हीट कैलकुलेट करने के लिए मेथड, जिसमें हम प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की माइनस कर देंगे। कहीं कहीं ऐसी भी होगी हीट हमारी, जैसे कि हम बात करें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी,
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वहां पे प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस ना होके रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को माइनस करेंगे। और एक होगी हमारी कंबशन हीट, हीट ऑफ ए कंबशन, वहां पे भी हम रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट की हीट को माइनस करेंगे, देन हमारी जो हीट ऑफ कंबशन होगी रिएक्शन की वो निकल के आएगी। ठीक है, तो ये हमारी थर्मोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट हम बात करें थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या होगी, देखो यदि हम कोई रिएक्शन करवाते हैं, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन क्या हो रही थी, हमारी हीट चेंज हो रही थी, और वो हीट क्या किसी फॉर्म में हो सकती है, रिलीज हो सकती है या फिर अब्जॉर्ब हो सकती है। तो जो वो रिएक्शन है, जो वो रिएक्शन है, उस रिएक्शन को हमने कहा थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ए थर्मोकेमिकल रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज ए हीट चेंज, जिसमें ये हीट चेंज हो रहा है, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन जहां पे ये हीट चेंज हो रहा है, उस रिएक्शन को कहेंगे हम थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन आर रिटन विद एंथैल्पी चेंज, यानी कि उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल एच से। रिएक्शन होगी हमारी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड हमारी रिएक्शन होगी। जो एनर्जी का चेंज होगा वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो हमारा एनर्जी रिलीज भी कर सकता है या फिर एनर्जी को अब्जॉर्ब भी कर सकता है। अब हम बात करें थर्मोकेमिकल रिएक्शन के, मेनली 2 टाइप्स की होंगी। फर्स्ट होगी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड होगी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्या, देखो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक हमारी है एंडोथर्मिक रिएक्शन। यदि हम बात करें, देखो रिएक्शन करवाते टाइम हमारे हीट का चेंज हो रहा था, यानी कि हीट रिलीज या फिर अब्जॉर्ब होगी। अब हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, यहां पर हीट होगी हमारी रिलीज, एनर्जी होगी रिलीज, ठीक है, एनर्जी यहां पे रिलीज होगी। देखो हमें पता है जो चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी हम रिएक्शन का कैलकुलेट करेंगे, वो होगा हमारा HP माइनस HR, यानी कि जो प्रोडक्ट की हीट होगी उसमें से हम रिएक्टेंट की हीट को माइनस कर देंगे। हमें पता है जो चेंज इन हीट है वो हमारी होगी 0 से कम, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। अब रिलीज हो रही है तो डेल H हमारा क्या होगा, 0 से कम, यानी कि नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू होगी हमारी डेल H की। यदि हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये होगा हमारा इनके बीच का ग्राफ। देखो जो हमारी डेल H है वो होगी SP माइनस HR, HP माइनस HR। यदि डेल H लेस देन 0 है तो HP माइनस HR क्या होगा, वो भी लेस देन 0 होगी। अब हमें पता है यहाँ एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि नेगेटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू यानी कि ये ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा आएगी। यहाँ पे होगी हमारी HR की वैल्यू ज्यादा होगी HP से, और ये होगा हमारा ग्राफ। देखो ये होगा हमारा एक्सोथर्मिक। अब हम बात करेंगे एंडोथर्मिक की। एंडोथर्मिक में होगी एनर्जी अब्जॉर्ब, एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। अब देखो यहाँ पे एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, हमें पता है जो डेल H यानी कि चेंज इन रिएक्शन होगी वो होगी हमारी HP माइनस HR, और यहाँ पे जो डेल H यानी कि चेंज इन हीट होगी हमारी वो होगी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि क्या कर रहा है, एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा है, यानी कि क्या होगी एनर्जी हमारी यहाँ पे चेंज आएगा वो ओवरऑल पॉजिटिव में आएगा। यदि हम बात करें डेल H रिएक्शन हमारा
0 से ज्यादा है तो HP माइनस HR की वैल्यू भी क्या होगी, 0 से ज्यादा होगी। ठीक है, अब हमें पता है जो डेल H होगा वो पॉजिटिव में होगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि तभी क्या होगी, डेल H की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो HP प्रोडक्ट की हीट ज्यादा होगी रिएक्टेंट के हीट के कंपैरिजन में। यदि हम प्लॉट करें इसका ग्राफ, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, देखो इसका ग्राफ होगा इस टाइप से, ये होगा हमारा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये होगी हमारी रिएक्शन। ठीक है, ये होगा हमारा एंडोथर्मिक और ये होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ, और यहाँ पे होगी एनर्जी रिलीज, एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होगी, एंडोथर्मिक में एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। जहाँ पे देखो एक्सोथर्मिक में डेल H यानी कि चेंज इन हीट होगा वो होगा पॉजिटिव, जो एंडोथर्मिक होगा वहां पे नेगेटिव, सॉरी, और यहाँ पे होगा पॉजिटिव। ठीक है, ये इनके बीच का ग्राफ होगा एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। यदि हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल की, देखो यदि हम इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, या फिर हम लिखेंगे हीट, हमें मिलेगा C6H12O6, C6H12O6। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट की, नेक्स्ट होगी हमारी हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी, देखो हमने हीट को रिप्रेजेंट किया था H से, चेंज इन हीट होगी हमारी डेल H। यदि हम बात करें फॉर्मेशन, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल HF, ये होगी हमारी हीट ऑफ फॉर्मेशन का रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, डेफिनेशन होगी इसकी, देखो यदि हम किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे वो बनेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी वो होगी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, ना कि किसी मॉलिक्यूल से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से होगी। देखो हीट चेंज, कहाँ हीट चेंज होगी, व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, एलिमेंट से बने होंगे, ना कि किसी मॉलिक्यूल से कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। देखो यदि हम बात करें N2 प्लस N2 प्लस H2 2NH3, ठीक है, ये क्या है, एलिमेंट, एलिमेंट से फॉर्मेशन हुई है कंपाउंड की। N2 होंगे, नाइट्रोजन हमारा एलिमेंट होगा, इधर हाइड्रोजन हमारा एलिमेंट होगा। एक बात और याद रखना, जो हमारी ये थर्मोकेमिकल रिएक्शन होंगी ये केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन होंगी। कैसी होंगी, बैलेंस्ड इक्वेशन होंगी। ये प्रायोरिटी रूल है हमारा, फर्स्ट पे रखना है ये रूल कि सबसे पहले हमें रिएक्शन को देखना है क्या वो हमारी बैलेंस्ड है या फिर नहीं, यदि नहीं है तो वहां पे थर्मोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तो यदि इस टाइप से दे रखा है तो हमारी होगी बैलेंस्ड इक्वेशन। देखो यदि हम बात करें क्वेश्चन की, यहीं पे फर्स्ट है H2 प्लस O2, H2O, सेकेंड हमारा है H2 प्लस हाफ O2, H2O, थर्ड हमारे पास है H2 प्लस 2O2, H2O। ये हमें दे रखा है कोई किसी क्वेश्चन में, ये इक्वेशन दे रखी है, हमें बताना है कि इनमें से हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रिएक्शन को देखते हैं, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि वो केमिकली बैलेंस इक्वेशन है या फिर नहीं है। यदि हम बात करें
ये सारे की सारी गैस स्टेट में है, ठीक है। यहाँ पे देखो H2 और O2, H2O क्या ये केमिकली बैलेंस है? नहीं है। नेक्स्ट देखो H2 हाफ O2 और H2O ये केमिकली बैलेंस्ड है, यानी कि यहाँ पे होगी हमारी हीट की फॉर्मेशन। अब देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन तो देखें, केमिकली बैलेंस देख ली, साथ में हम देखेंगे क्या यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है इस कंपाउंड के? बिल्कुल है, H2 प्लस O2। यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल से इस कंपाउंड की फॉर्मेशन ना होके यहाँ पे हुई है इसी के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, तो ये होगी हमारी करेक्ट ऑप्शन। ये देखो H2 प्लस O2 क्या होगा? ये भी बैलेंस नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें देखना है कि कोई भी इक्वेशन वो केमिकली बैलेंस्ड है या फिर नहीं है, देन हम आगे की रिएक्शन देखेंगे। यदि हमें यहाँ पे चेक करना था हीट ऑफ फॉर्मेशन, उसका मतलब था यदि किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है, यानी कि 1 मोल ऑफ कंपाउंड होगा हमारा, 1 मोल ऑफ कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, याद रखना एलिमेंट से उसकी फॉर्मेशन होगी। तो ये तो हमारा था हीट ऑफ फॉर्मेशन। बात करें हम नेक्स्ट लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, मेनली तो 2 लॉज हैं, हेस लॉ और किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ देखो, किरचॉफ लॉ में क्या होगा, डेल एच चेंज करेगा टेम्परेचर के साथ, यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डेल एच भी हमारा इंक्रीज करेगा। किरचॉफ लॉ कहता है वो मेनली डिपेंड करेगा हमारा टेम्परेचर पे, टेम्परेचर के साथ चेंज करेगा हमारा हीट ऑफ एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, सॉरी डेल एच चेंज इन एनर्जी। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे ही डेल एच भी इंक्रीज करेगा, यदि टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो डेल एच भी हमारा डिक्रीज होगा। यदि हम बात करें, देखो यदि हमारे पास एक रिएक्टेंट है A, उससे हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई B की, अब हम B की फॉर्मेशन करवाएंगे, B से A की फॉर्मेशन करवा देंगे। पहले हमने क्या A से B की फॉर्मेशन, अब हमने करवाई B से A की फॉर्मेशन। यदि यहाँ पे डेल H हमारा X1 है, यदि हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट A से प्रोडक्ट B की फॉर्मेशन हो रही है और वहां पे जो चेंज इन हीट है वो हमारा होगा X1 के इक्वल, तो यहाँ पे अब हम क्या करवा रहे हैं, ये तो हमें गिवन है और हमसे पूछा है अब हमें जो हमारा B प्रोडक्ट है वापस उससे एक रिएक्टेंट की फॉर्मेशन करवानी है। अब यहाँ पे जो हीट होगी डेल H वो होगी हमारी -X1 किलो जूल पर मोल, यहाँ पे भी क्या है किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, देखो जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस साइन चेंज होगा, यानी कि डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज होगी। यदि हम बात करें, देखो यदि हम बात करें हमारे पास कोई रिएक्टेंट A है, उससे हमने B प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की, यहाँ पे हमें गिवन है डेल H इज इक्वल टू X1, यानी कि चेंज इन हीट होगा हमारा X1 किलो जूल पर मोल के। अब हमसे कहा है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट A है उसके n नंबर ऑफ मोल्स हैं, उससे मिलेगी n नंबर ऑफ मोल्स किसके, B प्रोडक्ट के, ठीक है। अब हमसे पूछा यहाँ पे एनर्जी बताओ हमें, जो चेंज इन हीट होगी वो हमारी कितनी होगी, Nx1 किलो जूल पर मोल, यानी कि एनर्जी हमारी सेम होगी। जैसे ही हम नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करेंगे उतने हमारी चेंज इन हीट इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल H के, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड होगी, ठीक है। जो हमारी चेंज इन हीट होगी वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड होगी, नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करेंगे तो चेंज इन हीट भी हमारी इंक्रीज होगी। और बात करें हम इसकी, तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि यदि हम रिएक्टेंट A से प्रोडक्ट B की फॉर्मेशन दे रहे हैं वहां पे चेंज इन हीट हमारी X1 किलो जूल पर मोल है, और यदि हम वापस रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन करवा रहे हैं, रिवर्स रिएक्शन करवाते टाइम मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन या फिर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ के बारे में डिस्कस कर लिया, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे डेल एच भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा।
और इधर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे तो भी डेल एच इंक्रीज करेगा। अब हम बात करेंगे हेस लॉ। ये हेस लॉ क्या है, देखो यदि हमें, ये हमारे पास ए है, ए रिएक्शन से बी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई, अब बी से हमें मिला सी और सी से हमें मिला डी। ए से हमें बी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, देन हमने बी से हमें मिली सी और सी से हमें मिला डी। हमसे पूछा है कि हमें चाहिए, हमें रिएक्शन करवानी है ए से डी, यानी कि रिएक्टेंट ए से हमें डी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करवानी है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले देखो इनकी हीट जो दे रखी है, चेंज इन हीट, ये है x1 x2 और यहाँ पे होगी x3। यहाँ पे यानी कि ए रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई, तब हमें जो चेंज आया हीट का वो था x1, बी से सी में x2, सी से डी में x3। अब हम बात करेंगे ए से डी। हमें क्या करना है, जो रिएक्टेंट ए है उससे डी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देनी है डायरेक्टली। अब हमें बताना है यहाँ पे जो चेंज होगा हीट का वो कितना होगा। क्या करेंगे, सबका सम कर देंगे, ठीक है। ए से डी तक जाने पर सारे स्टेप तो होंगे ना, ये सारे के सारे स्टेप तो होंगे। तो हमने की x1 प्लस x2 प्लस x3, ये होगा हमारा डेल एच, यानी कि चेंज इन हीट जो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3। यही हेस लॉ कहता है, ठीक है। हीट चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ रिएक्शन, ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स मैटर, ठीक है। ये पाथ मायने नहीं रखते हैं, इनको हम अलग अलग से कैलकुलेट नहीं करेंगे, बट जितना हमारी एनर्जी चेंज आया है उसे हम इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे, जितनी क्या होंगी सबका सम कर लेंगे, x1 x2 और x3, ठीक है। तो ये हमारी टोटल एनर्जी आ जाएगी यहाँ पे हेस लॉ में, ठीक है। हेस लॉ जो मेनली हमारे डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, ना कि पाथ पे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस पाथ के थ्रू गया है, उसे चाहिए उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट की वैल्यू, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डेल एच रिएक्शन, चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट हमारी है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, देखो जैसे हम फिजिकल स्टेट को चेंज करेंगे तो हमारी जो एंथैल्पी होगी या फिर चेंज इन हीट होगी वो भी चेंज होगी, ठीक है। जो एंथैल्पी होगी वो भी चेंज होगी, यानी कि हम फिजिकल स्टेट चेंज करेंगे। और फिजिकल स्टेट चेंज कैसे करेंगे, फिजिकल स्टेट हमारे होंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। यदि हमने इनके फिजिकल स्टेट को चेंज कर दिया, सॉलिड है तो उसे लिक्विड में, लिक्विड है उसे गैसेस में, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एंथैल्पी भी चेंज होगी, डेल एच भी हमारा चेंज होगा, ठीक है। तो इसलिए चेंज इन हीट होगी वो डिपेंड करेगी फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट हमारा है टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो ये टेम्परेचर होगा हमारा, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेल एच भी हमारा इंक्रीज होगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे ही हमारी क्या होगी, डेल एच हमारी इंक्रीज करेगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डेल एच के। और या फिर इसे हम लिख सकते हैं डेल एच डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक। नेक्स्ट होगी हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, स्टोइकियोमेट्री। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, देखो ये हमारी ए है, कोई रिएक्टेंट ए है, ए रिएक्टेंट से बी की फॉर्मेशन की, ठीक है। ये तो हमने सिंपल रिएक्शन लिखी है, जहां पे डेल एक्स होगा, डेल एच होगा हमारा, वो होगा x1 किलो जूल पर मोल के इक्वल। यदि हम बात करें इनके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, यदि हमने अमाउंट ली इसकी Na, तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा Nb। तो ये हमारे क्या होंगे, स्टोइकियोमेट्री होंगे, ये होंगे हमारे स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। ये होंगे स्टोइकियोमेट्री, यानी कि जो हमारी चेंज इन हीट होगी वो डिपेंड करेगी स्टोइकियोमेट्री पे भी। जैसे ही हम रिएक्टेंट में जो स्टोइकियोमेट्री को इंक्रीज करेंगे या फिर बात करें
रिएक्टेंट के अमाउंट को इंक्रीज करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट की अमाउंट भी इंक्रीज होगी, ठीक है। और कितनी इंक्रीज होगी वो बात डिपेंड करेगा उसकी रिएक्टेंट की कितने अमाउंट इंक्रीज करी है, ठीक है। तो ये जो हमारी डेल एच होगी वो डिपेंड करेगी हमारी स्टोइकियोमेट्री या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट होगी हमारी एलोट्रोफिक फॉर्म्स। एलोट्रोफिक फॉर्म्स एग्जांपल है ग्रेफाइट वर्सेस डायमंड। देखो हमें पता है जो कार्बन हमारा जो कार्बन है एक तो होगा ग्रेफाइट की फॉर्म में, एक होगा डायमंड की फॉर्म में। यदि हम इसका कंबशन करवाएंगे हमें मिलेगा CO2। कंबशन करवाएंगे CO2, इसका भी कंबशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा CO2। अब देखो यहाँ पे जो हीट होगी डेल एच, हम बात करें ग्रेफाइट वाले की, डेल एच होगी वो होगी X1 और डेल एच होगी डायमंड वाले में ये है ग्रेफाइट की तो यहाँ पे होगी X2। क्या होगी, यदि हमने लिया कार्बन ग्रेफाइट वाला, उसका कंबशन करवाया हमें मिली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यदि हम कार्बन डायमंड उसकी हमने कंबशन करवाया तो हमें मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पे जो चेंज होगा हीट का, जो हमारा ग्रेफाइट वाला होगा उसमें होगा X1, जो हमारा डायमंड वाला होगा उसका कंबशन करवाएंगे देन हीट का जो चेंज आएगा वो होगा X2। क्या ये X1 और X2 दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, X1 और X2 इक्वल नहीं है। यदि हम बात करें चेंज इन हीट या फिर एंथैल्पी, एंथैल्पी जो चेंज होगी वो कहीं ना कहीं डायमंड की ज्यादा होगी, थोड़ी ज्यादा होगी पर ज्यादा होगी, इक्वल नहीं होगी दोनों की, ठीक है। ये तो हमारे थे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ चेंज इन हीट या फिर एंथैल्पी। अब हम बात करेंगे रिएक्शन की, कौन कौन सी रिएक्शन है। अभी हमने डिस्कस किया था हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन या फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देखो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल एच नोट, इसका मतलब होगा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब होगा कि यदि हम किसी भी एलिमेंट की बात करें हैं, जो भी हमारा मॉलिक्यूल या कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी वो एलिमेंट से होगी, जो वो एलिमेंट्स हैं वो एक उनका रेफरेंस स्टेट लिया या फिर उनकी स्टैंडर्ड स्टेट है उसमें होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट यानी कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 बार, यानी कि कंडीशन है, ये है स्टैंडर्ड स्टेट की कंडीशन, यानी कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होगा हमारा 1 बार। यदि हम रेफरेंस स्टेट लें या फिर इसे हम कहेंगे रेफरेंस स्टेट। देखो यदि हम मेटल्स की बात करें, ये हमारे एलिमेंट्स हैं, देखो इधर हम लिख रहे हैं एलिमेंट्स और इधर लिख रहे हैं इनकी रेफरेंस स्टेट। यदि हम बात करें मेटल की, मेटल ऑलमोस्ट हमारे सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होती है, लगभग सारी मेटल हमारी सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होती हैं छोड़ के मरकरी। जो मरकरी होगी हमारी वो हमें पता है लिक्विड फॉर्म में होती है, मरकरी होगी वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगी। बात करें हम ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन हमारा O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा और वो होगा गैसेस की फॉर्म में। नाइट्रोजन की बात करें वो भी N2 डाइनाइट्रोजन की फॉर्म में होगा, वो भी गैसेस की फॉर्म में। क्लोरीन भी हमारा Cl2 वो भी गैसेस की फॉर्म में। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन भी हमारा गैसेस स्टेट में। कार्बन जो अभी हमने देखा था, कार्बन हमारा ग्रेफाइट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। यदि हम बात करें फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस हमारा व्हाइट फॉस्फोरस मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। व्हाइट फॉस्फोरस को हम रेफरेंस स्टेट मान के चलते हैं।
तो ये होते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, जो रिएक्शन करवाएंगे उसमें जो एलिमेंट होंगे वो स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट होने चाहिए इस कंडीशन पे, ठीक है, इस कंडीशन पे स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट होने चाहिए। देखो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, अभी हमने देखा था हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन को हमने रिप्रेजेंट किया था डेल एच एफ। अब ये है स्टैंडर्ड, तो इसे करने के लिए यहाँ लगा दिया स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पे देखो चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर रेफरेंस स्टेट विद ऑल सब्सटेंस इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। अभी हमने देखा था किसी भी मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड की फॉर्मेशन कराएंगे तो वो किससे मिलके बने होंगे, उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। तब तो ये था हीट ऑफ फॉर्मेशन में जो चेंज आया था हीट का, वो था हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पे जो हम फॉर्मेशन करवाएंगे कंपाउंड की वो उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से होगी, बट वो उनके रेफरेंस स्टेट में प्रेजेंट होने चाहिए। रेफरेंस स्टेट जो अभी हमने लास्ट पेज पे लिखे थे उन स्टेट में प्रेजेंट होने चाहिए, और जो उनकी कंडीशन है स्टैंडर्ड स्टेट की कंडीशन है उनको भी फॉलो करना चाहिए। उसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है डेल एच एफ। यदि हम बात करें रिएक्शन की कैलकुलेट करेंगे तो समेशन डेल एच नॉट प्रोडक्ट माइनस समेशन डेल एच नॉट रिएक्टेंट। इस टाइप से हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये तो होगी हमारी किसकी, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन की। यदि हम बात करें स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन की, अभी थी फॉर्मेशन, अब यहाँ पे होगा कंबशन। देखो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस अंडरगो कंप्लीट कंबशन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन पे देखो कोई मॉलिक्यूल, अभी तो हमने की थी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, यानी कि किससे, एलिमेंट्स ने मिलके, जो हमारे उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उनसे मिलके किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई थी। अब यहाँ पे होगा कोई मॉलिक्यूल है वो डिसोशिएट होगा, डिसोशिएट आगे उसका कंबशन होगा, सॉरी डिसोशिएट नहीं होगा, उसका कंबशन होगा। कंबशन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। देखो एग्जाम्पल की बात करें हम, C3H8 ये होगी हमारी प्रोपेन गैस। यदि हम इसका कंबशन करवाए, कंबशन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यहाँ मिलेगा हमें CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, साथ में हीट हमारी रिलीज होगी, हीट हमारी रिलीज होगी। अब इसे बैलेंस करेंगे, थ्री 4 6 10 5, ठीक है। इक्वेशन हमारी बैलेंस होनी चाहिए, ये भी कंपलसरी है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मॉलिक्यूल है उसका हमने करवाया कंबशन, हमें मिली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। ये हमारी गैसीय स्टेट में होंगे। ये तो था, यहाँ पे जो हीट होगी वो होगी हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस टाइप से। यदि हमें रिएक्शन का हीट ऑफ कंबशन कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे होगा समेशन डेल एच नॉट रिएक्टेंट, यहाँ पे होगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, डेल एच नॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारी है स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन की, समझ आया होगा, ठीक है। आगे हमारी जो होगी रिएक्शन वो होगी बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी, ये बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, देखो हमारे पास कोई बॉन्ड है, क्या होगा, किसी एटम्स के बीच में बॉन्ड है, वहां पे क्या एनर्जी स्टोर है, क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर है। देखो उस बॉन्ड को हम करेंगे डिसोशिएट, होमोलिटिक और सिमेट्रिकल क्लीवेज कराएंगे उस बॉन्ड का गैसियस फेज में। ये बात याद रखना किसमें होगी, गैसियस फेज में, ठीक है। देखो
यदि हम एग्जांपल से देखें, H2 गैसेस फॉर्म में है, गैसेस फेज में प्रेजेंट हमारा हाइड्रोजन। यदि हम बात करें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड को डिसोशिएट करेंगे, उसको कहेंगे हम बॉन्ड एंथैल्पी। या बात करें हम अमोनिया, अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन से, ये भी गैस है, गैसेस फेज में प्रेजेंट होगी अमोनिया हमारी, तो ये जो बॉन्ड होंगे ये होंगे हमारी बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोशिएट करेंगे, उसे हम कहेंगे होमोलिटिक या फिर सिमेट्रिकली क्लीवेज करवाएंगे बॉन्ड का, तो ये हम होगी हमारी बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी देखो, एक होती है हमारी बॉन्ड एंथैल्पी और एक होती है हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दोनों होंगे हमारे इक्वल, सिर्फ साइन का चेंज होता है। जितनी ही हमें बॉन्ड फॉर्मेशन में, एक होती है हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन, ये तो क्या होगी बॉन्ड एंथैल्पी को ही हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहेंगे। दोनों की इक्वल होगी, अमाउंट इक्वल होगी, दोनों की इक्वल अमाउंट होगी। देखो, यदि हम किसी भी बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी, उतनी ही बॉन्ड को बनाने में भी एनर्जी लगेगी। जितनी तोड़ने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उतनी ही बनाने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब जो अमाउंट तो दोनों की सेम होगी, जो रिलीज होगी और जो ऑब्जॉर्ब होगी दोनों सेम होंगी, बट साइन चेंज होगा, एक हमारी पॉजिटिव में होगी, एक हमारी नेगेटिव में होगी। एक एनर्जी रिलीज होगी, एक एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगी। देखो, एक होता है हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन, एक होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड फॉर्मेशन है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड को हमें बनाना है। बॉन्ड डिसोसिएशन होगा, हमें इस बॉन्ड को तोड़ना है, बनाने में भी एनर्जी चाहिए होगी। देखो, दोनों में एनर्जी तो होगी, अब वो एनर्जी हमारी क्या होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन की एनर्जी, दोनों एनर्जी इक्वल होंगी, बट साइन क्या होगा, साइन होगा डिफरेंट। एक हमारी पॉजिटिव, एक हमारी नेगेटिव। ठीक है, एक हमारी होगी पॉजिटिव, एक हमारी होगी नेगेटिव वैल्यू, अमाउंट दोनों की सेम होगी। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारी है हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, हीट को हम करेंगे डेल एच, ए स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो नोट डेल एच ए नोट, ये होगी हमारी हीट ऑफ एटमाइजेशन। इसमें क्या होगा वो देखो, सीधी बात यही है, यदि कोई भी हमारे पास एटम प्रेजेंट है, किसी भी फेज में प्रेजेंट है, वो हमें उसे गैसेस फेज में लेके आना है। यदि वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है तो भी हम उसे गैसेस फेज में लेके आएंगे, लिक्विड में है तो भी हम उसे गैसेस फेज में लेके आएंगे, उसे ही हम कहेंगे हीट ऑफ एटमाइजेशन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स इन 1 mole of a substance, completely separating it into its individual gaseous atom. It is measure of the strength of chemical bond within the substance. जो हमारी heat of atomization होगी, इसमें किसी भी एलिमेंट को हमें गैसेस स्टेट में लेके आने हैं। अब हम बात करें जैसे कि सोडियम, सोडियम हमारी मेटल है और हमें पता है जो मेटल होगी वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होगी, बट हमें इसे गैसेस स्टेट में लेके आना है। सोडियम हमारा जो सॉलिड स्टेट में है उसे हम गैसेस स्टेट में लेके आएंगे। गैसेस स्टेट में लेके आए यानी कि क्या क्या है, फेज को चेंज किया है। अब देखो यहाँ पे जो होगी डेल एच आर जो इक्वल होगी एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन यहाँ पे जो देखो वो इक्वल होगी हमारी डेल एच नॉट सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के इक्वल क्यों होगी, देखो जो हमारी सॉलिड होगी, सॉलिड स्टेट को हम गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे क्या लगेगा, सब्लिमेशन प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे जो चेंज इन एनर्जी होगा वो सब्लिमेशन का होगा। तो इसलिए जहां यहाँ पे जो हीट ऑफ एटमाइजेशन होगी वो इक्वल होगी डेल एच नॉट सब्लिमेशन के। ठीक है, यदि यहाँ पे हो जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे किस में है, गैसेस स्टेट में है, बट अब यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट है दोनों हाइड्रोजन, हमें चाहिए इंडिविजुअल गैसेस फेज। अब क्या होगा, बॉन्ड को डिसोशिएट करेगा 2H और ये होंगी गैसेस स्टेट में। ठीक है, गैसेस स्टेट में है और यहाँ पे बॉन्ड इनका डिसोशिएट कर दिया। यहाँ पे जो डेल एच आर नोट होगा वो होगा डेल एच ए नोट।
ठीक है। डेल HA0 क्या होगा, हीट ऑफ एटमाइजेशन। ये होगी हमारी जो अभी हमने लास्ट में पढ़ी थी बॉन्ड एंथैल्पी, यानी कि यहाँ पे जो बॉन्ड था उसको डिसोसिएट किया है, बॉन्ड को तोड़ के इंडिविजुअल गैसियस एटम बनाए हैं। ठीक है, हमें गैसियस स्टेट में लाना है, बट वो इंडिविजुअल गैसियस स्टेट में लेके आने हैं, चाहे वो एलिमेंट किसी भी फेज में प्रेजेंट हो। नेक्स्ट होगी हमारी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ये होगा हमारा, it is the enthalpy change when 1 mole of solute it dissolve in a specified amount of solvent। हमें पता है, देखो कोई भी सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन हमें मिलकर जो सॉल्यूशन है वो मिलके बना होगा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, यही होता हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे कहा है कि जो 1 मोल ऑफ सोल्यूट, जो हमारा सोल्यूट का 1 मोल होगा वो डिजोल्व होगा स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सोलवेंट में, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सोलवेंट में डिजोल्व करेंगे, वहां जो एनर्जी का चेंज होगा उसे हम कहेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तो हमारा था हीट ऑफ सॉल्यूशन या फिर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट होगा हमारा हीट ऑफ आयनाइजेशन। हीट ऑफ आयनाइजेशन में क्या होगा, यदि कोई मॉलिक्यूल हमारे पास है उसे हम कंप्लीटली डिसोशिएट कर दें, जो हमारा आयनाइजेशन होगी हीट की वो मेनली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगी, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि कोई मॉलिक्यूल हमारे पास है 1 मोल ऑफ कंपाउंड, हम बात करें हैं किसी स्टैंडर्ड स्टेट की बात करें, यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल लिया है 1 मोल का, उस 1 मॉलिक्यूल को हम कंप्लीटली डिसोशिएट करते हैं आयंस में, यदि आयंस में हम उसे कंप्लीटली डिसोशिएट कर देंगे, वहां पे जो एनर्जी का चेंज होगा, जो या फिर एनर्जी अब्जॉर्ब, देखो अब्जॉर्ब हो या फिर रिलीज हो, हमें सिर्फ देखना है चेंज, चेंज में कुछ भी हो सकता है, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी अब्जॉर्ब भी हो सकती है, उस एनर्जी को हम कहेंगे हीट ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, यदि हम बात करें NH4OH, 1 मोल ऑफ NH4OH ले लिया हमने, ये हमारा क्या है, वीक है, वीक बेस होगा हमारा, इसे हम कंप्लीटली डिसोशिएट करेंगे तो हमारा होगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये होगा हमारा एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट होगी हमारी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होगी जहां पे क्या होगा, बेस और एसिड, बेस यानी कि 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट बेस ऐड करें हम 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट एसिड में, 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट बेस और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, यदि हम इन्हें ऐड करें तो हमें मिलेगा 1 मोल ऑफ वाटर, हमें मिलेगा 1 मोल ऑफ वाटर। वहां पे जो एनर्जी का चेंज हुआ है उस एनर्जी को चेंज को कहेंगे हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ये हमारा देखो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, हमें मिलेगा H2O। ठीक है, H प्लस और OH नेगेटिव मिलके हमारे मिलाएंगे 1 मोल ऑफ वाटर। अब यहाँ पे जो एनर्जी का चेंज होगा उस एनर्जी के चेंज को हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट होगा हमारा हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखो यदि हम बात करें सॉलिड से लिक्विड, यदि हम बात करें सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन करेंगे, कोई हमारे पास एलिमेंट है जो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, यदि हम उसे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेस होगी हमारी फ्यूजन। यदि हम बात करें लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैसेस स्टेट में जाएंगे, यानी कि कोई मॉलिक्यूल हमारे पास लिक्विड स्टेट में है उसे हमने कन्वर्ट करवाया गैसेस स्टेट में, तो वो जो स्टेट होगी हमारी प्रोसेस होगी वो होगी वेपोराइजेशन।
वेपोराइजेशन में होगा लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्जन। यदि हम बात करें सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्जन, सॉलिड फेज से डायरेक्ट गैसेस फेज में कन्वर्जन होगा, उस प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारी थी फेज चेंज का, या फिर कहेंगे इसे हम हमारी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन वेपोराइजेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। यहाँ पे हमने फेज चेंज कराया है सॉलिड से लिक्विड, तो हमारी प्रोसेस होगी फ्यूजन। लिक्विड से गैसेस फेज में कन्वर्जन यानी कि वेपोराइजेशन प्रोसेस। यदि हम बात करें सॉलिड से डायरेक्टली गैस में लेके जाएं, वो होगी हमारी सब्लिमेशन प्रोसेस। तो ये थी हमारी एंथैल्पी चेंज, देखी थी हमने एंथैल्पी का थर्मोकेमिस्ट्री में। क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ, आज की क्लास खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इनके PYQ सोल्व करवाएंगे। तब तक चैप्टर को अच्छे से रीड करना, 1-2 बार रिवीजन कर लेना इसका, एक बार रीड करने के बाद रिवीजन भी मस्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं इनके PYQ के साथ, ठीक, बाय।